यानी कि एक बाल मतलब बालकों का जो केंद्र होता है, विद्यालय होता है, उसमें जो कक्षा में बच्चे होते हैं वो सामान्यतः क्या सीखते हैं, ये पूछा गया था। प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था साथियों व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से। प्रश्न नंबर सी में था व्यक्तित्व रूप से। चौथा ऑप्शन था समूहों में। तो साथियों नोट कर लेना, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो सामान्यतः सीखते हैं वो सीखते हैं व्यक्तित्व रूप से। क्या साथियों? व्यक्तित्व रूप से, ठीक है। आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 9 पर आइए। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता हो वह क्या कहलाती है? बताइए मित्रों। चार ऑप्शन थे आपके सामने। पहला ऑप्शन था प्रत्यक्षण, समयोजन, समावेशन, स्कीमा। जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, स्कीमा। जी हाँ साथियों, अगर आपने सीडीपी पढ़ी है यानी कि बाल विकास पढ़ा है तो इन प्रश्नों के आंसर आप सेकंडों के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीडीपी जो होता है एक सब्जेक्ट, ये आपको पढ़ने का नहीं, एकदम समझने का सब्जेक्ट है। जी हाँ साथियों, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, प्रश्नों के आंसर सही से कर नहीं पाएंगे। तो इसको जब भी आपका माइंड शांत हो तो आपको रिलैक्स माइंड में ये सीडीपी पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, ठीक है साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बार में जो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको रिवाइज करना है, बार बार इसी को पढ़ना है, तब ये आपके रट जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि चार ऑप्शन थे इस प्रश्न के। प्रश्न को समझिएगा, मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि प्रश्न को एक बार और पढ़िएगा। जब भी आप पेपर देते हैं तो समय तो आपके पास कम ज़्यादा होता है, ठीक है साथियों। 150 प्रश्नों को आपको समय काफ़ी मिलता है, तो प्रश्नों को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिनके जो प्रश्न होते हैं साथियों सीडीपी के बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, बेस्ट छाप छाटना पड़ता है। प्रश्न तो सारे सही होते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, जो सही होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको आपको छांटना पड़ता है। तो इस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा फिर इसका आंसर कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? तो सारे मित्रों इसके चार ऑप्शन थे, पुनर्वलन को, ज्ञान के सह संबंध आंतरण को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, डी या शिक्षार्थी स्वतंत्रता को। तो प्रश्न नंबर जो आपका डी था, सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 10 था, 10वां था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका ज्ञान के सह संबंध एवं आंतरण, ठीक है। तो नोट करिएगा प्रश्न नंबर वो प्रश्न नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पर आइए मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। पूछा क्या गया है, नोट करिएगा कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी बहुविध चिंतन से। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा कि अपसारी बहुविध चिंतन, ठीक है, अपसारी बहुविध चिंतन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए साथियों आ जाइए प्रश्न नंबर 12 पर आइए। प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है उसको नोट करिएगा और पूछिएगा कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, यानी कि मेहनत करता है, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। जी हाँ साथियों, तो को ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थी एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि उसका जो उत्तीर्ण मतलब पास है वो अच्छे अंक से हो सके। तो साथ ही मेडिकल कॉलेज तो आप जानते होंगे, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होता, टॉपर का ही सिलेक्शन होता है, जिसको अच्छी तैयारी होती है, अच्छे अंक आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताएंगे। पहला ऑप्शन था व्यक्तित्व, दूसरा था अनुभाविक, तीसरा था आंतरिक और चौथा था ब्रह। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये विद्यार्थी जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। चलिएगा आ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों प्रश्न नंबर आपको
13 पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ध्यान से नोट करिएगा कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है किस क्षेत्र के, जी पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, व्यवहार का करना किस पक्ष के क्षेत्र में आता है? ये आता है, नोट करिएगा, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर जो आपका 13 है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो आएगा मित्रों, वो आपका आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सीखने के गति कॉग्निटिव क्षेत्र में। ठीक है, जी हाँ साथियों, गति को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आइए मित्रों। प्रश्न नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया मित्रों, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विविध व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने और अभिभावकों को संतुष्ट करने। जी हाँ साथियों, तो प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 14 है, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। जी हाँ साथियों, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, समझिएगा साथियों प्रश्न को। आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर जो आपका 15 है, इस पर आइए। प्रश्न नंबर जो आपका 15 है साथियों, इस पर आइए कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि के सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो ये मेरे प्यारे मित्रों किसको करता है? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा साथियों, एक मिनट साथियों, जी, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने था। पहला था सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 पर आएंगे मित्रों। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिएगा इस प्रश्न को और समझिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है साथियों समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें साथियों, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्रियां और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इसका क्या कारण है? ये पूछा गया है। चलिए जानते हैं। तो वे शिक्षक को आराम देते हैं, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थी को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, और उसके बाद आपसे पूछा गया इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 17 है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया कोलबर्ग के अनुसार, साथियों मैं आपको बता दूं कोलबर्ग और पियाजे, इनको आपको रट के जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंक अच्छे आएँ तो इनसे जो प्रश्न, इनका सब्जेक्ट जो है कोलबर्ग और पियाजे, इस सब्जेक्ट को आपको रट्टा मार के जाना है। ठीक है, या कि कोई भी इनका कथन पूछा जाए तो भैया आपका प्रश्न सही होना चाहिए। चलिए, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मित्रों? ये कहा जाता है, नोट करिएगा इस प्रश्न का सही आंसर वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर नैतिक यथार्थवाद। क्या साथियों? नैतिक यथार्थवाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 19 पर आइएगा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष
व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालयों के मानदंड को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को मैं सहायता की आवश्यकता है। किस चीज़ की बताइए, किस क्षेत्र में आवश्यकता है? प्रश्न नंबर जो आपका 19 है, इसका राइट आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र। क्या साथियों? भावात्मक क्षेत्र। चलिए आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए कितने प्रश्न है? 21 प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्रश्न हो रहे हैं, उनके बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए इनको भी पढ़ लीजिए, अब इतना पढ़ लिया तो आपने कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के। हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा चल रही है और अब तक दोस्तों सीटेट में जिन प्रश्नों को पूछा गया है, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो गणित हो, चाहे साथियों आपका पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे साथियों हिंदी हो, चाहे आपकी अंग्रेजी हो, एज संस्कृत भी हो साथियों, उनमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए साथियों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। आपको बताएंगे कि 11, 12 और 13 जनवरी को जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से प्रश्नों को आज पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए, सबसे बेस्ट विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सीखता है मित्रों इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्या सीखता है मित्रों? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, चलिए आपको बता दें प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक, थोड़ा सा क्वेश्चनों को जूम करता हूं ताकि देखने में आसानी हो। प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण क्या होता है। तो मेरे मित्रों ये होता है किशोर अवस्था के दौरान। क्या होता है मित्रों? किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है, आगे पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, इसका क्या कारण है? प्यारे मित्रों, अनुवांशिकता को सामाजिकरण संरचना जो माना जाता है वो माना जाता है स्थिर। क्या मित्रों? स्थिर जटिल। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। आगे पूछा गया है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से समृद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। क्या होगा साथियों? व्यवहारवादी। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा आपका विद्यार्थियों को एकांकित तथ्य और प्रतिक्रियाओं को याद रखने के योग्य बनाना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया मित्रों प्रश्न नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर मित्रों होगा ये हमेशा सफल होते हैं। क्या मित्रों? ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए मित्रों? नोट कर लेना आपको। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षाओं से अलग करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। उस प्रश्न का राइट आंसर होगा शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आइए मित्रों। काफ़ी इंपोर्टेंट है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम किसकी ओर संकेत करता है? तो मित्रों ये आपका करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। चलिए आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के
रूप में नहीं माना जा सकता। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्या साथियों, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। ठीक है साथियों, क्या देता है? बल देता है। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह जो सृजनात्मक शिक्षार्थी वह जो किस चीज़ के लिए माना जाता है, यानी कि अच्छा होता है। तो वो होता है साथियों, नोट कर लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 12 का, वो हो जाएगा पसर्व, यानी कि लेटल चिंतन और समस्या समाधान में क्या होता है? अच्छा होता है। तो पसर्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ठीक है, आ जाइए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ये आपका होता है, नोट कर लेना प्यारे मित्रों, बौद्धिक विकास का। किसका साथियों? बौद्धिक विकास का। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी, तो जाकर टेलीग्राम को सभी छात्र ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आपको बता दें प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भित्र होते हैं, इसका क्या कारण है? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो भित्र होते हैं वो आपके होते हैं विकास की दर से। किससे साथियों? विकास की दर से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये कथन किसका था? तो ये कथन किसका मित्रों? ये आपका था। ये कथन जो है साथियों एक प्रकार का सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर का जो विकास है वो सभी जो अंदर के अंग होते हैं उन्हीं के साथ संभव है। ठीक है, चलिए जब सभी विकास करेंगे तभी तो सही चलेगा शरीर भी आपका। चलिए आपको बताते हैं, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे बताइए? तो इरफान जो है साथियों वो खिलौनों को तोड़ देता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो इस पर आप क्या करेंगे? आपका मत क्या है इस पर? ये पूछा गया है। तो ये है जिसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आगे आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम से सम्मिलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल। क्या साथियों? खेल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, यह है आपकी द्वितीय। क्या मित्रों? द्वितीय। ठीक है, आगे पूछा गया था, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है मित्रों? तो ये पड़ती है बचपन अवस्था में। क्या मित्रों? बचपन अवस्था में। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में? तो मित्रों ये बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण जो करता है मित्रों, वो आपका करता है स्वर्ण वर्णों का। किसका साथियों? स्वर्ण वर्णों का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि नाम से जाना जाता है। सिंपल भाषा में कहते हैं कि मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारे मस्तिष्क में होती है, इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं मित्रों? पीयूष ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। आगे आपसे मित्रों पूछा गया कि बालक की प्रथम पाठशाला, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होता है, समाज होता है, गांव होता है, विद्यालय होता है? तो बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है मित्रों, वो आपकी होता है परिवार। क्या होता है साथियों? परिवार, जिसके साथ आप रहते हैं। ठीक है, आगे मित्रों आपसे पूछा गया था कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो साथियों बालक का सामाजिक विकास प्रभावित जो होता है वो आपका होता है, एक तो सामाजिक आर्थिक स्तर से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा परिवार से, और राइट आंसर इनमें से
सभी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आ जाइए मित्रों, आगे पूछा गया था सृजनात्मक की पहचान होती है, सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो आपकी होती है नवीन परिणाम से, नवीन परिणाम से। ठीक है, आ जाइए साथियों, हम करके सीखते हैं, ये पूछा गया है हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो मित्रों ये जो कहा था वो कहा था डॉक्टर मेस ने। किसने साथियों? डॉक्टर मेस ने। आगे पूछा गया समस्या बालक है, समस्या बालक है किस चीज का मित्रों? तो ये है आपका एक तो चोरी करने वाला, दूसरा झूठ बोलने वाला, तीसरा माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो समस्या की जो बालक है वो है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए मित्रों, आगे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, विद्यालय का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर जो करता है साथियों वो करता है एक तो विद्यालय कैसा है, परिवार पर, और दूसरा समुदाय पर। तो बालक का जो मानसिक होता है वो करता है एक तो आप किस परिवार से हैं, किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, और किस समुदाय किस समाज में आप रहते हैं, तो इस पर मानसिक स्वास्थ्य आपका निर्भर करता है। तो राइट आंसर आप समझ पा रहे होंगे, ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को, बिछड़े बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का आंसर बी वाला, यानी कि पिछड़े बालकों को। आ जाइए साथियों, आगे बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नोट करते चलना साथियों कि निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में जो आपका किया जाता है मित्रों ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। क्या मित्रों? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। तो राइट आंसर आप समझ पाएंगे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा गया सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा एक तो संज्ञात्मक और दूसरा सह संज्ञात्मक। करेक्ट आंसर आप समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए मित्रों, आगे बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके लिए किया जाता है? ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है मित्रों? ये आपका किया जाता है दृष्टिबाधित। किससे साथियों? दृष्टिबाधित। चलिए साथियों आगे आ जाइए, पूछा गया बुद्धि का वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? बुद्धि का वंशानुक्रम का प्रभाव जो होता है ये किसने कहा था मित्रों? ये कहा था आपका गैसल ने। क्या साथियों? गैसल ने। साथियों आप सी-टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो मैं आपको 4 नाम बताता हूँ। एक तो साथियों होता है पियाजे, और एक होता है साथियों, मेरे दिमाग से उतर रहा है साथियों, पियाजे, कोलबर्ग, और ये 2-4 और हैं वह तास्की, इनको आपको रट के जाना है। ठीक है साथियों, ये बात आप नोट कर लेना। आगे आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 22 में कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का जो व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मित्रों ये आपका होता है, नोट करते चलना, अभिवृत्ति से। किससे मित्रों? अभिवृत्ति से। आ जाइए मित्रों आगे, व्यक्ति से संबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? ये कहलाती है, नोट करते चलना, संप्रेषण। क्या मित्रों? संप्रेषण। आगे आपसे पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कराना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए कराना चाहिए मित्रों ताकि इसकी सहायता से अपने